साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है 6 सितंबर 2021 के जो जनसत्ता अखबार आता है उसमें एक संपादकीय है, छोटे उद्यमों की टूटती उम्मीदें, अर्थात एमएसएमई सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात की गई है और यह लेख जो है वो सरोज कुमार के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें एमएसएमई जो सेक्टर है उसके क्या क्या समस्याएं हैं और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से, जहाँ पर जिन परीक्षाओं में मेंस में आंसर राइटिंग होती है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो छोटे और मझोले उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग अर्थात एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में 30%, ये आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन आंकड़ों को भी याद रखिएगा। तो जीडीपी में 30% और निर्यात में 48% अर्थात 48% का योगदान करते हैं। एमएसएमई क्षेत्र से लगभग 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, जो कुल श्रम शक्ति का 40% से ज़्यादा ही होगा। एमएसएमई क्षेत्र के बारे में ये उजले आंकड़े सच हो सकते हैं, लेकिन इस सच के पीछे अंधेरा इतना घना है कि सभी आंकड़े उसमें धुंधले लगने लगते हैं। सच तो यह है कि अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र इस वक्त गंभीर संकटों से जूझ रहा है। एमएसएमई क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। लगभग 59 अर्थात 59% एमएसएमई बंद होने की कगार पर हैं। सरकार, उद्यमी और श्रमिक हर किसी की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं तथा कुछ महीनों पहले तक एमएसएमई के संकटग्रस्त होने के अनुमान लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब अनुमानों के कुछ आंकड़े आने के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर साफ होने लगी है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एमएसएमई से कर्ज किस्त चूक के मामलों में तीव्र उछाल आया है। मतलब ये जो किस्तें हैं अपने कर्ज की वो नहीं चुका पाए हैं, यानी इस क्षेत्र के उद्यमों को पहली तिमाही के दौरान जो रकम बैंकों को लौटानी थी वह नहीं लौटा पाए हैं। यह बात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रथम तिमाही के बही खाते से सामने आई है। हालांकि इसका एक कारण अधिक कर्ज का वितरण भी रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि कारोबार और बाजार की खस्ता हालत, यानी जिस काम में कर्ज का पैसा खर्चा गया वहां से या तो वह समय पर लौटा नहीं या खर्च करने और लौटने की प्रक्रिया में पैसा बर्बाद हो गया। ये दोनों स्थितियां किसी उद्यम के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। एमएसएमई की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी और फिर महामारी ने, जो कोविड महामारी है, इसने तो इसका भट्ठा ही बैठा दिया। नीतिगत सीमाओं के कारण एमएसएमई क्षेत्र को वे सुविधाएं नहीं मिल पाती जो बड़े उद्यमों को सुलभ हैं। पूंजी की कमी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। आसान कर्ज मिल पाना हमेशा से कठिन रहा है। महामारी के दौरान सरकार ने इस क्षेत्र को राहत देने के लिए आसान ऋण के कुछ प्रावधान किए, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के कारण, इसको शॉर्ट में कहते हैं ECLGS। इसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 में एमएसएमई को कुल 9.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए, जो 2019-20 के 6.8 लाख करोड़ रुपए से काफ़ी अधिक है। लेकिन लगता है कि इस कर्ज से ऋण होने की एक नई चुनौती जो है इस क्षेत्र के सामने आ खड़ी हुई है। इस क्षेत्र के उद्यम अपनी देनदारी नहीं चुका पा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए बकाये का आकार 4 गुना बढ़कर के 15,666 करोड़ रुपए हो गया है, जो साल भर पहले के समान तिमाही में 3,637 करोड़ रुपए था, यानी 5 गुने के आसपास। इस बकाये का 40% से अधिक हिस्सा या 6,416 करोड़ रुपए अकेले एमएसएमई क्षेत्र से है। इसी तरह इंडियन बैंक के नए बकाये का 59% जो है हिस्सा या 4,204 करोड़ रुपए और केनरा बैंक के नए बकाये का 58% या 4,253 करोड़ रुपए एमएसएमई क्षेत्र से हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि बैंकों का हजारों करोड़ रुपया एमएसएमई क्षेत्र के कर्ज में फंस गया है। अगर ये उद्योग कर्ज की किस्तें लौटा पाने में सक्षम नहीं होंगे तो इसका सीधा असर बैंकों की सेहत पर दिखेगा, जो पहले से ही एनपीए के बोझ तले दबे पड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार या सरकारी बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र की हालत के बारे में पता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि जुलाई की अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा था कि बैंकों के एनपीए का आकार बढ़ सकता है, खास तौर से एमएसएमई और खुदरा क्षेत्र के मध्य में, जबकि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात एनबीएफसी के एमएसएमई मद का
संकट सुलझाने के लिए आरबीआई कई पुनर्गठन योजनाएं पहले ही पेश कर चुका है। आरबीआई ने 2019 से लेकर 3 ऐसी योजनाएं पेश की जिसके तहत एमएसएमई क्षेत्र के 25 करोड़ रुपए तक के संकटग्रस्त कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति दी गई। इसके आधार पर बैंकों ने जनवरी 2019, फरवरी 2020 और अगस्त 2020 की पुनर्गठन योजनाओं के तहत कुल 56,866 करोड़ रुपए ऋण का पुनर्गठन किया। लेकिन यह राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी, जिसके कारण यह क्षेत्र वित्तीय संकट से बाहर नहीं निकल पाया। एमएसएमई की बदतर हालत का अंदाजा कृषि क्षेत्र में बढ़ रही श्रमिकों की संख्या से भी लगाया जा सकता है। श्रमिकों का कारखानों से कृषि क्षेत्र में लगातार पलायन हो रहा है। CMIE के आंकड़े कहते हैं कि वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी 35.3% थी, जो 2019-20 में बढ़कर कितनी हो गई? 36.1% हो गई। वहीं 2019-20 में 38% और 2020-21 में 39.4% हो गई। ये लगातार क्या है? कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मांग न होने के कारण विनिर्माण क्षेत्र जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र में श्रमिकों की जो हिस्सेदारी है वो 2020-21 में 9.4% से घट करके 7.3% पर आ गई है। विनिर्माण क्षेत्र के 60% श्रमिक एमएसएमई के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और यहां से श्रमिकों का कृषि क्षेत्र में पलायन हो रहा है। सरकार ने जुलाई 2019 में घोषणा की थी कि अगले 5 सालों में एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा करके 50% किया जाएगा और 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। संभवतः इसी क्रम में इस साल जुलाई में खुदरा कारोबार को भी एमएसएमई में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन इसके पहले मई 2021 में आई लोकल सर्किल्स की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है या रपट में कहा गया कि देश में लगभग 59% छोटे नए कारोबार अर्थात स्टार्टअप्स और एमएसएमई साल के अंत तक अपने कारोबार घटा देंगे, बंद कर देंगे या बेच देंगे। ज़्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि सिर्फ 22% एमएसएमई के पास ही 3 महीने से ज़्यादा तक संचालन के लिए संसाधन बचे हैं, जबकि लगभग 41% के पास या तो पूंजी खत्म हो चुकी है या 1 महीने से भी कम अवधि की बची है। सर्वे में 88% उद्यमों ने अपने कारोबार बचाने के लिए सरकार से उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने की मांग की थी जिन्हें बनाने में इस्पात और तांबा लगता है और पीएसयू को उसकी आपूर्ति करार के तहत की जाती है। लगभग 92 अर्थात 52% उद्यमों ने कहा कि सरकार पीएसयू के साथ हुए सभी करारों को पूरा करने के लिए 3 से 6 महीने का समय बढ़ाए ताकि उन्हें तरलता से जुड़ा कोई नुकसान ना हो। सरकार शेयर बाजार में तेजी और पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जो कि 20.1% से आए हैं से उत्साहित है और उसके आधार पर मान रहे हैं कि सब कुछ सही रास्ते पर। लेकिन सही बात तो यह है कि एमएसएमई शेयर बाजार से बाहर है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एमएसएमई शेयर बाजार के तहत नहीं आती है और जीडीपी के आंकड़े में भी एमएसएमई का असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है, उसमें संगठित क्षेत्र ही शामिल होता है। दूसरी ओर पहली तिमाही के बेरोजगारी के आंकड़े जो कि 9.68% हैं, ये आईना दिखाते हैं। आंकड़ों का उद्देश्य सच को जानना और उसके अनुसार कार्रवाई करना होना चाहिए, लेकिन आंकड़े जब चेहरा बचाने का साधन बन जाएं तो जमीन पर जो बचता है वह नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं होता है। यही नाउमीदी एमएसएमई क्षेत्र में पसरी पड़ी है। तो इस आर्टिकल से ये जो संपादकीय है इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे पॉइंट जो हैं आपको मिल जाएंगे जो आंसर राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।